हेलो एस्पिरेंट्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और उससे भी ज्यादा अच्छी आपकी नीट प्रिपरेशन होने वाली है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने मोल कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है, मोलर आयतन किसे कहते हैं। उसके अलावा यदि हमें कोई गैस दे रखी है और उस गैस का हमें आयतन दिया है, आयतन से हमें क्या ज्ञात करना है, उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करना है। आयतन से नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड करेंगे वो आज की क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा लास्ट टॉपिक होगा हमारा रासायनिक संयोजन के नियम, तो वो भी हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक आरएनएम अकेडमी आपको डाउनलोड नहीं किया है, तो वो जाकर आरएनएम अकेडमी आपको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से करिए और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि मोलर वॉल्यूम या मोलर आयतन हम ठोस या द्रव के लिए नहीं, यहाँ मोलर वॉल्यूम सिर्फ किसके लिए निकालेंगे, गैसेस के लिए। इसका मान किसके लिए होगा, ओनली फॉर गैसेस, ठीक है। केवल गैसों के लिए ही मोलर वॉल्यूम को हम डिफाइन करेंगे। लिख लेते हैं साइड में, ओनली फॉर गैसेस, ठीक है, केवल गैसों के लिए। अब एक चीज आपको अच्छे से पता है, आदर्श गैस समीकरण, गैसेस के लिए आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक है। जहां पी क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर या दाब, वी क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पहले वो लिख लेते हैं। क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक है। जहां पी क्या था, पी क्या होगा यहाँ पे, प्रेशर, पी है प्रेशर या क्या बोलेंगे, दाब। उसके अलावा वी क्या है यहाँ, वॉल्यूम, वॉल्यूम या आयतन, आयतन। एन है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। आर है गैस स्थिरांक, या लिखेंगे गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक। और टी यहाँ क्या है, टेम्परेचर, ओके। टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर, ठीक है, ताप। ओके, इतना समझ आया। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल्स टू एनआईटी, ये हम सभी जानते हैं। ओके, अब हम हमारे मेन परिभाषा पे हैं कि क्या डेफिनेशन है, मोलर आयतन होता क्या है वो देखेंगे। मोलर आयतन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई भी गैस है, किसी भी गैस के ताप 273 केल्विन तथा दाब 1 एटीएम पर गैस के 1 मोल द्वारा ऑक्यूपाइड जो आयतन होता है, ऑक्यूपाइड मतलब जितना आयतन व्याप्त करती है, उसी आयतन को हम क्या बोलते हैं, मोलर आयतन, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 22.4 लीटर, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन होगी, यहाँ पे ब्रैकेट बना लेते हैं, पी इक्वल्स टू एनआरटी, ये क्या था, आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगी, किसको बोलते हैं हम, मोलर आयतन किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन। यहाँ पे हम ऐसे 3 डेफिनेशन लिखने वाले हैं। मोस्टली फर्स्ट डेफिनेशन हमारे काम आती है और तीनों की वैल्यूज भी अलग अलग होंगी। जैसे मोलर आयतन किसे कहते हैं, मोलर आयतन, मोलर आयतन ताप 273 केल्विन तथा दाब 1 एटीएम। अभी बताया ताप कितना लेंगे, 273 केल्विन लेंगे,
दाब कितना लेंगे? 1 एटीएम, 1 वायुमंडलीय दाब, ठीक है। मोलर आयतन ताप 273 केल्विन तथा दाब 1 एटीएम पर किसी गैस के 1 मोल द्वारा व्याप्त आयतन, व्याप्त मतलब ऑक्यूपाइड, ठीक है। ऑक्यूपाइड आयतन को कहते हैं, ठीक है। जिसकी वैल्यू कितनी होगी? जिसकी वैल्यू होगी 22.4 लीटर्स में। इसको अगर मिलीलीटर्स में लिखे तब क्या आएगा? नीचे लिख लेते हैं, मिलीलीटर्स में 22,400 मिलीलीटर्स, या हम इसको क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर क्यूब, या फिर क्या लिख सकते हैं? सीसी, ठीक है। साइड में लिख लेते हैं, और सेंटीमीटर क्यूब और सीसी, ठीक है। ये डेफिनेशन हुई कि मोलर आयतन किसे कहते हैं? मोलर आयतन ताप 273 केल्विन तथा दाब 1 एटीएम पर किसी गैस के 1 मोल द्वारा व्याप्त आयतन, ऑक्यूपाइड आयतन को कहते हैं, ठीक है। जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 22.4 लीटर्स में। ओके, नेक्स्ट जो हम डेफिनेशन लिखने वाले हैं वो भी मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन है, ठीक है। बट अभी एनसीईआरटी में अभी हम जो डेफिनेशन लिखेंगे उसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। जो डेफिनेशन क्या होगी कि मोलर आयतन किसी गैस के, पहले टेम्परेचर और प्रेशर लिख लेते हैं। मोलर आयतन ताप, यहाँ पे ताप सेम रखेंगे, ताप कितना रखेंगे? 273 केल्विन ही रखेंगे, पर दाब चेंज कर देंगे। दाब पहले क्या था? 1 वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम था, इस बार क्या लेंगे? दाब 1 बार लेंगे, ठीक है। ताप क्या लेंगे? ताप 273 केल्विन तथा दाब लेंगे 1 बार, ठीक है। 1 बार पर किसी गैस के 1 मोल द्वारा, ऊपर वाली सेम डेफिनेशन है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ऊपर वाली सेम डेफिनेशन है, ताप भी सेम है 273 केल्विन। क्या चेंज किया? यहाँ पे बस दाब चेंज कर दिया, ऊपर 1 एटीएम था, यहाँ 1 बार है, ठीक है। 1 मोल द्वारा व्याप्त आयतन को कहते हैं, ठीक है। आयतन है जिसकी वैल्यू कितनी होती है? यहाँ वैल्यू भी चेंज होगी, 22.7 लीटर्स, ठीक है। मिलीलीटर्स में क्या लिखेंगे? 22,700 मिलीलीटर, या सेंटीमीटर क्यूब, या लिखेंगे सीसी। ओके, इतना समझ आया। इसके बाद एक और डेफिनेशन लिखेंगे, और हाँ, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो 2 वैल्यूज लिखी है हमने, 273 केल्विन तथा 1 बार, इन दोनों को साथ में बोलते हैं एसटीपी। एसटीपी बोलते हैं। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो एसटीपी आपको वर्ड दिखे, मतलब ताप कितना है वहां पे? 273 केल्विन है, और दाब कितना है? 1 बार, उसे हम बोलते हैं एसटीपी। इन दोनों वैल्यूज को साथ में क्या बोलते हैं? एसटीपी। इतना समझ आया? अब एसएटीपी किसको बोलते हैं? उसके लिए हम एक और डेफिनेशन, 3 डेफिनेशन स्टार्टिंग में बताया था, टोटल हम 3 डेफिनेशन देखने वाले हैं, ठीक है। एक और डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन कि मोलर आयतन, मतलब बड़ी डेफिनेशन लिखने की जगह हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश में लिख लेते हैं, ताकि एक लाइन में आपको समझ आ जाए। क्योंकि हिंदी वाला तो सेम डेफिनेशन आप देख रहे हैं कि सेम टू सेम है, बस टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर रहे हैं, ऊपर वाले में सिर्फ प्रेशर चेंज हुआ।
इस वाले में हम सिर्फ टेम्परेचर चेंज करेंगे, प्रेशर एक एटीएम ही रखेंगे। तो क्या इंग्लिश में लिख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 mole of any gas at temperature 298 केल्विन। यहाँ टेम्परेचर 298 केल्विन है, ना कि 273 केल्विन, ठीक है। एंड प्रेशर सेम रखेंगे, प्रेशर कितना रखेंगे 1 एटीएम, ठीक है। तो क्या होगा, क्या डेफिनेशन मिली हमें कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट टेम्परेचर 298 केल्विन एंड प्रेशर 1 एटीएम इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, ठीक है। जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, जिसकी वैल्यू आती है 24.78 लीटर्स, या फिर इसको लिखेंगे 24.8 लीटर्स, ठीक है। ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो 3 डेफिनेशन मिली, जिसके अंदर स्टार्टिंग फर्स्ट वाले में क्या था, टेम्परेचर 273 केल्विन और दाब कितना था, प्रेशर कितना था, 1 एटीएम था। दूसरे वाले में क्या किया हमने, टेम्परेचर सेम रखा, ठीक है, 273 केल्विन ही था, बट प्रेशर चेंज हो गया कितना, एक बार, और दोनों को मिला के हमने क्या लिखा, एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर लिखा। ओके, अब जो थर्ड जो हमने डेफिनेशन लिखी, इसके अंदर टेम्परेचर 298 केल्विन लिया और प्रेशर कितना लिया, 1 एटीएम लिया, और वैल्यू कितनी मिली 24.78 लीटर या 24.8 लीटर। यहाँ पे 298 केल्विन और 1 एटीएम को साथ में हम क्या लिखते हैं, एसएटीपी, एसएटीपी लिखते हैं, एसएटीपी, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, के। तो जब भी आपको दिखे एसटीपी, एसटीपी मतलब क्या है, एसटीपी मतलब ताप 273 केल्विन तथा दाब 1 बार है। और जब भी एसआईटीपी दिखिए मतलब ताप कितना है 298 केल्विन तथा दाब कितना है 1 एटीएम है, ठीक है। अब आते हैं कि आप मोलों की संख्या किस तरीके से ज्ञात करेंगे। मोल कैलकुलेशन हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया अच्छे से ना, किस टाइप से, अगर आपको किसी भी ठोस द्रव या गैस का द्रव्यमान दे रखा है तो उसको मोलर द्रव्यमान से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं और हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम डिवाइड करते हैं अवोगाद्रो नंबर से, Na से डिवाइड करते हैं, तब हमें किसकी वैल्यू मिलती है, नंबर ऑफ मोल्स की, ठीक है, मोलों की संख्या मिल जाती है। यहाँ पे मोलों की संख्या हम कब ज्ञात करेंगे, जब किसी गैस का हमें आयतन दे रखा हो, ऐसे दे रखा हो कि कोई एक्स गैस है जिसका आयतन ये है, उससे हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, मोलों की संख्या किस तरीके से ज्ञात करेंगे, नीचे मोलर आयतन से डिवाइड कर देंगे, जैसा हमने द्रव्यमान में किया था कि किसी गैस ठोस द्रव किसी का भी द्रव्यमान दे रखा है तो हमने क्या किया, मोलर द्रव्यमान से डिवाइड किया। यहाँ किसी भी गैस का अगर आयतन दे रखा है तो मोलर आयतन से सिंपली डिवाइड कर दो, क्या वैल्यू मिल जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल जाएंगे। किसके लिए निकालेंगे हम, यहाँ पे मोलों की संख्या किसके लिए निकालेंगे, जब गैस का आयतन दिया गया हो, और ये भी किसके लिए होगा, ओनली फॉर गैसेस, ठीक है। इस टाइप से सिर्फ हम गैसों के लिए निकाल सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था मोलर वॉल्यूम हम केवल किसके लिए निकालेंगे, गैसेस के लिए, केवल हम गैसेस के लिए डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि जब गैस का आयतन दिया गया हो, कोई भी गैस है, कोई भी हमने माना एक्स गैस है, उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, क्या करेंगे, ऊपर जो गिवन वॉल्यूम है, जितना आयतन दे रखा है वो लिख लो, नीचे क्या लिखेंगे, मोलर वॉल्यूम, मोलर आयतन लिख लेंगे, और उससे हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, किसी एक्स गैस के लिए
किसी x गैस के लिए x गैस के लिए क्या निकालेंगे हम? मोलों की संख्या। हिंदी में लिख लेते हैं, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? सबसे पहले x का, जिस टाइप से हमने द्रव्यमान के लिए किया था कि x का जो द्रव्यमान दे रखा है वो लिखें, यहाँ पे आयतन दे रखा है तो क्या करेंगे, x का दिया गया आयतन, ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे? मोलर आयतन से, मोलर आयतन से। ओके, और हमें वैल्यू मिल जाएगी नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इस टाइप से हम क्या करेंगे, इस टाइप से हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। इसको ठीक से बनाते हैं। क्या लिखा था हमने? x का दिया गया आयतन, x का दिया गया आयतन बट्टे मोलर आयतन, ठीक है। इसको भी बना ही लेते हैं फिर से। तो क्या डेफिनेशन मिली हमें, सर क्या फॉर्मूला मिला हमें कि किसी भी एक्स गैस के लिए, किसी भी एक्स गैस के लिए अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं तब जब आपको आयतन दे रखा हो, कोई भी एक्स गैस है उसका अगर आपको आयतन दे रखा है, आयतन से आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने, वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने। कैसे करोगे? सबसे पहले उस गैस का जो आयतन आपको गिवन है वो लिख दो, ठीक है, जो आयतन दिया गया है ऊपर वो लिख दो, एक्स का दिया गया आयतन। नीचे किससे डिवाइड करेंगे? मोलर आयतन से। ऐसा सेम चीज हमने कब किया था? जब द्रव्यमान गिवन हो, ठीक है, द्रव्यमान दिया हो तो मोलर द्रव्यमान से डिवाइड करते हैं, आयतन दिया हो तो मोलर आयतन से डिवाइड करते हैं, बस इतना सिंपल है। ओके, ये चीज ध्यान रखेंगे, मोलों की संख्या इस टाइप से हम फाइंड करते हैं। एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आए, ठीक है। चलिए, न्यूमेरिकल दे रखा है कि 44.8 लीटर्स CO2 में परमाणुओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है, परमाणुओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। उसको एटॉमिसिटी से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे। ओके, एटॉमिसिटी क्या होती है? किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं आंसर। सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें दे रखा है आयतन। अगर आयतन दे रखा है किसी भी गैस का, अगर आपको आयतन दे रखा हो तो क्या करेंगे, उसको मोलर आयतन से डिवाइड कर देंगे और वैल्यू हमें मिल जाएगी नंबर ऑफ मोल्स की। तो नंबर ऑफ मोल्स हम किसके लिए निकालेंगे? CO2 के लिए, तो NCO2 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? CO2 में मोलों की संख्या, ठीक है, CO2 में मोलों की संख्या है। ऊपर क्या लिखेंगे? CO2 का दिया गया आयतन, ठीक है, कितना आयतन दे रखा है? 44.8 लीटर्स बट्टे मोलर आयतन, मोलर आयतन। ओके, अब NCO2 जब हम निकालेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं। CO2 का दिया गया आयतन कितना है? 44.8 लीटर्स, वो लिख लेते हैं 44.8 लीटर्स। डिवाइड किससे करेंगे? मोलर आयतन। मोलर आयतन अब हमने तीन पढ़े, एक में 22.4 लीटर था, एक में 22.7 लीटर था, एक में 24.78 लीटर था, ठीक है। तो उनमें से कौन सा रखेंगे हम? फर्स्ट वाला, जिसमें कितना था? 22.4 लीटर्स। क्या वैल्यू मिलेगी? कितना मिलेगा? 2 मोल, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ CO2, ठीक है, 2 मोल हमें मिल जाएगा इसको डिवाइड करने के बाद। मोल को, एक मोल किसके इक्वल होता है? Na।
एक अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये क्या होगा 2Na मॉलिक्यूल्स 2Na मॉलिक्यूल्स, क्या हो रहा है ये, 2Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ठीक है, इतना समझ आया। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स तो मिल गए, किसके अंदर, CO2 के अंदर। ठीक है, CO2 के नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल गए। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दे रखा है, NCO2 हमें मिल गया। क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं हमें परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, ना कि मोलों की संख्या। अब परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करके। एटॉमिसिटी क्या होगी, CO2 में जितने भी परमाणुओं की संख्या है वो हम देखेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स को। नंबर ऑफ मोल्स को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें परमाणुओं की संख्या मिल जाएगी कि कितने एटम्स थे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, परमाणुओं की संख्या किसके अंदर, CO2 में। CO2 में कितनी होगी। अब एटॉमिसिटी कैसे देखेंगे, जैसे CO2 है, साइड में लिखते हैं CO2। CO2 के अंदर कैसे देखेंगे एटॉमिसिटी, कितने कार्बन है, एक कार्बन है यहाँ पे और दो यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, एटॉमिसिटी, यहां हम इसको क्या बोलेंगे, परमाणुकता। परमाणुकता से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, परमाणुकता कितनी आई हमारी, 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2Na को, 2Na क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल को जब हम एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें वैल्यू किसकी मिलेगी, कितने हमारे पास एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स हमें मिलेंगे। ठीक है, कितना वैल्यू आएगा, 6Na। ठीक है, तो 6Na हमारा आंसर हुआ। ठीक है, कितने परमाणु है, 6Na एटम्स। चलिए 6Na हमारा आंसर हो गया। ओके, उसके बाद हम देखते हैं वाई मैप। वाई मैप क्या होता है, अब जैसे कि आपने मोल कैलकुलेशन जब स्टार्ट किया था तब आपने दो डेफिनेशन पढ़ी थी, कौन सी वाली, फर्स्ट जिसमें आप द्रव्यमान से आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं, कैसे द्रव्यमान को मोल द्रव्यमान से डिवाइड कर देते हैं और नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं। दूसरा क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले रखे थे और उसे किससे डिवाइड करते हैं, Na से, अवोगाद्रो संख्या से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और वैल्यू किसकी मिलती है, मोलों की संख्या मिल जाती है, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी भी गैस का आपको आयतन दे रखा है उसको मोलर आयतन से आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तब आपको वैल्यू मिलती है नंबर ऑफ मोल्स की। ठीक है, वो सभी आपको रटने की जरूरत नहीं है, वो सभी हम इस वाई मैप से समझेंगे। ठीक है, इस वाई मैप की हेल्प से हम आराम से समझेंगे कि किस टाइप से आप उनको उन सारे फॉर्मूलाज को याद रख सकते हैं। ठीक है, बस एक बार आपको वाई मैप अच्छे से समझना है। क्या क्या लेंगे यहाँ पे हम, फर्स्ट में लिखेंगे द्रव्यमान, इसमें लिखेंगे द्रव्यमान। ओके, ये होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए। ठीक है, द्रव्यमान सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए रखेंगे। उसके अलावा दूसरी साइड हम लिखेंगे कणों की संख्या, कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये भी होगा सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए और गैसेस के लिए। ठीक है, बीच में लिखेंगे हम मोल्स, ठीक से लिखते हैं मोल्स। नीचे हम लिखेंगे वॉल्यूम, हिंदी में लिखते हैं पहले आयतन, वॉल्यूम। ये होगा केवल गैसेस के लिए,
ठीक है, सिर्फ गैसेस के लिए होगा। अब आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जो वाई मैप बनेगा इसके अंदर सबसे पहले इस साइड में लिखेंगे द्रव्यमान। द्रव्यमान किस किस के लिए? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों के लिए हो सकता है। कणों की संख्या किस किस के लिए दे रखी हो सकती है? सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए एंड गैसेस के लिए। ओके, आयतन है, आयतन केवल आपको गैसेस का दे रखा होगा। ठीक है, उस आयतन से आप मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे बीच में सेंटर में क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। एक चीज बताइए कि अगर आपको द्रव्यमान से मोलों की संख्या जब ज्ञात करनी थी, किस टाइप से किया था आपने? किसका भाग दिया था? मोलर द्रव्यमान का। तो इस मोलर द्रव्यमान का जब भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तब हमें किसकी वैल्यू मिलती है? मोलों की संख्या हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो क्या डिवाइड करेंगे? अगर आपको मोलों की संख्या से द्रव्यमान वापस प्राप्त करना है, कि आपको दे रखा है कि मोलों की संख्या इतनी है, मोलों की संख्या से आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है, क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा कर देंगे। पहले जब आपको द्रव्यमान से मोलों की संख्या ज्ञात करनी थी, तब आपने क्या किया था? मोलर द्रव्यमान से डिवाइड किया था। को उल्टा बोल रहा है कि आप क्या करो? मोलों की संख्या से द्रव्यमान ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे? आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसको? मोलर द्रव्यमान को, मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, किस टाइप से लिखेंगे इसको? सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपको द्रव्यमान से मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, तब आप क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। किसका भाग देते हैं? मोलर द्रव्यमान का। ठीक है, और जब आपको मोलों की संख्या से आपको द्रव्यमान ज्ञात करना हो, तब आप क्या करते हैं? इनटू मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अब एक और डेफिनेशन हमने देखी थी कि अगर आपको कणों की संख्या दे रखी हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दे रखे हो, और उससे आपको मोल्स ज्ञात करने, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने, तो आप क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं अवोगाद्रो नंबर से। क्या करेंगे? यहाँ पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हैं अवोगाद्रो संख्या, जिसको हम Na से डिनोट करते हैं। ठीक है, साइड में लिख लेते हैं। Na क्या है? अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, ये हम जानते हैं, पिछली क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं इस बारे में। Na से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। और जब आपको मोलों की संख्या से ज्ञात करना हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, तो उल्टा कर देंगे, इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? Na को। इतना समझ आया? दो डेफिनेशन हमें अच्छे से समझ आ गई। उसके बाद में देखेंगे, अभी आयतन का हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि जब आपको आयतन से मोलों की संख्या फाइंड करनी हो, जब आपको आयतन से मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो किससे डिवाइड करते हैं आप? मोलर आयतन से। तो वो भी लिख देते हैं। आयतन से आपको मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो किसका डिवाइड करते हैं हम? मोलर आयतन का, मोलर आयतन। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ मोल से अगर आयतन फाइंड करना है, आयतन ज्ञात करना है, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? मोलर आयतन को। ठीक है, इतना समझ आया? इस वाई मैप से क्या हेल्प होती है? हमें समझ आता है कि किस टाइप से हम द्रव्यमान से मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, कणों की संख्या से मोलों की संख्या, और इनका जो उल्टा होगा, मतलब मोलों की संख्या से अगर आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है, मोलों की संख्या से आपको कणों की संख्या, आयतन, ये सब ज्ञात करना है, तो उसके लिए वाई मैप बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो आप वाई मैप एक बार अच्छे से समझ ले, तो आपको इतने अलग अलग जो फॉर्मूलाज है वो याद करने की जरूरत नहीं है, इससे आपको पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर? चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 2 ग्राम O2 पर टीपी मतलब टेम्परेचर प्रेशर कितने आयतन को व्याप्त करता है? ठीक है, सिंपली क्या चीज देखनी है आपको? 2 ग्राम, ग्राम में मतलब
हमें द्रव्यमान दे रखा है और क्या ज्ञात करना है? आयतन। तो द्रव्यमान से सीधा आयतन तो आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले द्रव्यमान से आप क्या निकालो? नंबर ऑफ मोल्स निकालो सबसे पहले, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल से फिर आप आयतन निकालो। नंबर ऑफ मोल से आयतन कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं मोलर आयतन का, ठीक है। सिंपल। तो इस तरीके से हमें ये आंसर करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? जितना आयतन, जितना द्रव्यमान दे रखा है वो लिखते हैं। द्रव्यमान कितना दे रखा है? द्रव्यमान है 2 ग्राम, ठीक है। ये हमें द्रव्यमान दे रखा है। जब भी हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने होते हैं, यहाँ पे O2 दे रखा है, तो O2 के लिए मोलों की संख्या, O2 के लिए मोलों की संख्या। अब किस तरीके से देखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स, जितना द्रव्यमान दिया है पहले वो लिखो। द्रव्यमान कितना है? 2 ग्राम। मोलर द्रव्यमान से आपको डिवाइड करना है। मोलर द्रव्यमान हम कैसे निकालते हैं? मोलर द्रव्यमान कितना होगा? जैसे ऑक्सीजन हमें दे रखा है, ये निकालना भी हमने लास्ट क्लास में सीखा है। पीछे क्लासेस में हम सीख चुके हैं, देख चुके हैं, तो यहाँ पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो O2 है। O2 अगर एक ऑक्सीजन के लिए आप देखें, एक ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 16, ठीक है। एक ऑक्सीजन के लिए होगी 16, 2 ऑक्सीजन है, 2 के लिए कितनी होगी? 16 दूनी 32। और लास्ट में हम देखते हैं कि जब भी आपको मोलर द्रव्यमान निकालना होता है, मोलर द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान संख्या A इंटू जी। ए क्या है? यहाँ पे द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या को जब आप जी से, ग्राम से मल्टीप्लाई, जी यहाँ पे क्या है? ग्राम से मल्टीप्लाई करते हैं, तब आपको मोलर द्रव्यमान मिल जाता है। अब यहाँ पे द्रव्यमान संख्या कितनी आई हमारी? 32, और पीछे लगा देंगे ग्राम्स, तो ये क्या आ गया हमारा? मोलर द्रव्यमान। 32 ग्राम क्या है? मोलर द्रव्यमान 32 ग्राम, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला था? O2 के लिए अगर आपको मोलों की संख्या निकालनी है, मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? जितना द्रव्यमान दे रखा है वो लिखो। स्टार्टिंग में कितना दे रखा है ऑक्सीजन के लिए? 2 ग्राम दे रखा है, उसको मोलर द्रव्यमान से आप डिवाइड करो। मोलर द्रव्यमान कितना आया? 32 ग्राम्स। तो 32 ग्राम्स हमने नीचे लिखा। अब इनको डिवाइड करते हैं। क्या वैल्यू है यहाँ पे? 1/16, ठीक है। मोल ऑफ CO2 के 1/16 मोल्स हमें प्राप्त हुए। क्या करना है? अभी तो हमें सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स मिला है, बट हमें प्राप्त क्या करना है? आयतन। आयतन देखना है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे और उससे आपको आयतन ज्ञात करना है, कैसे करते हैं? इंटू करते हैं। किससे इंटू करते हैं हम? मोलर आयतन से, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ? CO2 का आयतन, आयतन हमें निकालना है किससे? मोलों की संख्या से। तो मोलों की संख्या क्या करेंगे? मोलों की संख्या इंटू मोलर आयतन। मोलों की संख्या कितनी आई? 1/16। और मोलर आयतन कितना है? 22.4 लीटर, ठीक है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो क्या वैल्यू आनी चाहिए? 1.4 लीटर्स। 1.4 लीटर। क्या वैल्यू मिलेगी हमें? 1.4 लीटर, ठीक है। ये हो गई हमारी वैल्यू। किसके लिए? CO2 का आयतन कितना है? हमें आयतन ही याद करना था। क्वेश्चन में था कि आयतन कितना होगा, तो कितना आयतन हुआ? 1.4 लीटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां क्या दे रखा है हमें? 11.35 लीटर ऑफ अ गैस एट STP। STP कितना था? STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब कितना ताप था यहाँ पे? 273 केल्विन ताप, और दाब कितना था? 1 बार, ठीक है। तो STP, अगर आपको STP दे रखा है तो वहां पे मोलर आयतन की वैल्यू कितनी थी STP में? अब याद करिए, जो फर्स्ट डेफिनेशन हमने देखा था वहां पे मोलर आयतन की वैल्यू कितनी थी? 22.4 लीटर थी।
एसटीपी, अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करें वहां कितनी थी 22.7 लीटर, ठीक है। और एसएटीपी की बात की हमने, एसएटीपी में कितनी थी 24.78 लीटर था, ठीक है। तो यहाँ एसटीपी की बात हो रही है, तो अगर आपको यहाँ पे मोलर वॉल्यूम लिखनी पड़े तो आप क्या लिखेंगे 22.7 लिखेंगे, ठीक है। एसटीपी में 22.7 लिखेंगे, बाकी एसएटीपी अगर दिया होता तो 24.8 लिखते हम, ठीक है। एसएटीपी वेट एट 40 ग्राम, तो गैस कुड बी, गैस क्या होगी, ठीक है। हिंदी में भी देखते हैं, एसटीपी पर किसी गैस के 11.35 लीटर में 14 ग्राम वेट हो तो यह कौन सी गैस होगी। हमें देखना है कि कौन सी गैस होने वाली है। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, आंसर लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, अगर आपको आयतन दे रखा है गैस का, ये देखो आयतन दे रखा है 11.35 लीटर दे रखा है और हमें एसटीपी भी दे रखा है, मतलब यहाँ पे मोलों की संख्या नहीं, जितना हमारा मोलर आयतन है वो भी हमें दे रखा है, ठीक है। किस टाइप से लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इन, अच्छा गैस हमें खुद याद करनी है, तो यहाँ क्या याद करेंगे, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे 11.35 लीटर, जो कि क्या है हमारा दिया गया आयतन, जिसको हम किससे डिवाइड करते हैं, मोलर आयतन से। अब यहाँ पे मोलर आयतन क्या होने वाला है 22.7 लीटर। क्यों हुआ 22.7 लीटर, क्योंकि यहाँ क्या था एसटीपी था, ठीक है। इतना क्लियर। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 1/2 Na, ठीक है, 1/2 Na। अब यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है कि जब 14 ग्राम आपको वेट दे रखा है तब आपको इनमें से कौन सी गैस होगी, जितने भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से गैस कौन सी है वो ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, एक चीज आप देखिए कि जब हाफ मोल, Na नहीं, पहले यहाँ पे मोल लिखते हैं, ठीक है, हाफ मोल, और इसी को ही हम क्या बोलेंगे हाफ Na। तो जब आपको हाफ मोल की बात की, हाफ मोल के लिए कितनी है, हाफ मोल के लिए है 14 ग्राम, ओके। हाफ मोल के लिए कितनी है, हाफ मोल के लिए द्रव्यमान कितना है 14 ग्राम है, ठीक है। तो एक मोल के लिए कितना होगा, एक मोल के लिए द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान ही लिख लेते हैं, ठीक है, के लिए मोलर द्रव्यमान कितना होगा 14 इंटू 2, मतलब 32 ग्राम, 28 ग्राम, 14 नहीं 32, 14 नहीं 28, ठीक है 28 ग्राम, ठीक है। तो 28 ग्राम क्या है हमारा एक मोल के लिए मोलर द्रव्यमान। तो आप एक चीज बताइए कि यहाँ पे अगर हम मोलर द्रव्यमान देखें, जैसे हमने फर्स्ट में देखा, फर्स्ट का हम मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट के लिए वैसे आपको इतना लिखना नहीं है, आपको सीधा 28 ग्राम्स दे रखा है, आप सीधा रख के देख सकते हैं कि कौन से में 28 ग्राम्स आ रहा है मोलर द्रव्यमान। बट यहाँ पे एक बार हम रख के देखते हैं, जैसे N2O है, N2 है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक नाइट्रोजन के लिए कितना होगा 14, तो दो के लिए कितना हुआ 28 प्लस ऑक्सीजन के लिए कितना होगा 16, ठीक है 44 ग्राम्स। तो क्या यहाँ पे 44 ग्राम्स है, नहीं है ऑब्वियसली। सेकंड में देखते हैं, सेकंड और थर्ड ऑप्शन देखते हैं N2 और CO, N2 और CO के लिए देखते हैं। यहाँ पे N2 मतलब एक नाइट्रोजन के लिए कितना होगा, एक नाइट्रोजन के लिए 14, द्रव्यमान संख्या कितनी होगी 14। अब दो के लिए कितना होगा 14
प्लस 14 कितना हुआ 28 ग्राम। और हमें यहाँ मोलर आयतन मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है 28 ग्राम। मतलब N2 यहाँ पे सेम गैस है। दूसरा हम CO के लिए भी चेक कर लेते हैं। CO के लिए कार्बन के लिए क्या होगा 6C12 मतलब 12 इसकी द्रव्यमान संख्या है, तो 12 लिख लेते हैं। प्लस ऑक्सीजन के लिए कितना होगा 8 और 16, तो 16 क्या है इसकी द्रव्यमान संख्या, तो 16 को भी हम ऐड कर लेंगे। कितना हो जाएगा ये भी 28 ग्राम, क्योंकि हम यहाँ पे मोलर द्रव्यमान निकाले। पहले हमने क्या निकाली इनकी द्रव्यमान संख्या, यहाँ पे हमने N2O की द्रव्यमान संख्या निकाली तो वो आई 44, ठीक है 44 ग्राम आई। बट जब हमने क्वेश्चन से ये जब आंसर निकाला था हमें कितना मिला था 28 ग्राम, मतलब N2O वो गैस नहीं है, ठीक है। N2 की बात की, N2 में कितनी द्रव्यमान संख्या आई, एक नाइट्रोजन के लिए कितनी थी 14, दो के लिए कितनी हुई 28 ग्राम, और हमें 28 ग्राम ही चाहिए था, मतलब N2O गैस है। अब CO के लिए चेक किया कि ये भी वो सेम गैस है या नहीं है जिसकी यहाँ पे बात हो रही है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन की द्रव्यमान संख्या देखेंगे कितनी आई, कार्बन की 12, द्रव्यमान संख्या 12 आई। उसके बाद में ऑक्सीजन के लिए कितनी आई 16, 12 और 16 दोनों को ऐड किया आया 28। अभी तक हमारी द्रव्यमान संख्या निकली। तो द्रव्यमान संख्या से अगर आपको मोलर द्रव्यमान फाइंड करना है, मोलर द्रव्यमान क्या होता है, मोलर द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान संख्या इंटू ग्राम, ठीक है, द्रव्यमान संख्या इंटू ग्राम, मतलब A इंटू जी जब हम करते हैं, द्रव्यमान संख्या को जब हम ग्राम से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें किसकी वैल्यू मिलती है, मोलर द्रव्यमान की। तो यहाँ पे इसी तरह से हमने मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया। तो यहाँ पे N2 और CO ये दोनों ऐसी गैसेस हैं, N2 और CO ये दोनों ऐसी गैसेस है जहां 28 ग्राम से इनका मोलर द्रव्यमान आ रहा है, मतलब बी और सी दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है, मतलब हम ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इतना समझ आया। चलिए हम रासायनिक संयोजन के नियमों पे, जिनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम या मास कंजर्वेशन लॉ। ये किसने दिया था, ये नियम दिया था लेवोइजर ने, और सन 1789 में दिया था, ठीक है। इस नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब किसी भी रासायनिक परिवर्तन में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान सदैव क्या रहता है, संरक्षित रहता है। यही बता रखा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, ठीक है। क्या बताया गया है कि द्रव्यमान सदैव संरक्षित रहेगा, मतलब जो अभिकारक है, अभिकारक मतलब जो क्रियाकारक है, उससे रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद बनता है, उत्पाद और अभिकारक दोनों के द्रव्यमान ही संरक्षित रहेंगे, मतलब अभिकारक का द्रव्यमान इक्वल टू उत्पाद का द्रव्यमान। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन होगी कि किसी भी, इसके अनुसार ये जो नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसके अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, में पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसके अनुसार ये बताया गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है।
ठीक है, मतलब क्या लिखेंगे, किसी भी रासायनिक परिवर्तन में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन में, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान सदैव संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। ओके, अब इससे आपको क्या समझ आया कि जो अभिकारक का द्रव्यमान है उतना ही क्या होगा, उत्पाद का द्रव्यमान होगा। ठीक है, और हाँ, एक एक्सेप्शन भी है, ठीक है, एक अपवाद भी है। अपवाद न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शन, या क्या लिखेंगे, नाभिकीय अभिक्रियाएं। ये नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए वैलिड नहीं होता। ठीक है, कौन सा नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए, नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए वैलिड नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक से उत्पाद बनता है। क्या होगा, अभिकारक से क्या बनता है, अभिकारक से बनेगा उत्पाद, ये हम सभी जानते हैं। बट यहां पे क्या होगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से क्या होता है, अभिकारक का द्रव्यमान किसके बराबर होगा, उत्पाद के द्रव्यमान के, उत्पाद का द्रव्यमान। ठीक है, ये चीज आपको मेन ध्यान रखनी है कि अभिकारक का जो द्रव्यमान है वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है, किसके अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। ठीक है, तो मेन पॉइंट्स हमने क्या देखे कि इसके अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, और रासायनिक परिवर्तन में, किसी भी रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान सदैव क्या रहता है, संरक्षित रहता है। मतलब अभिकारक का द्रव्यमान, उत्पाद का द्रव्यमान क्या रहते हैं, समान रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। ठीक है, ये हमने किसमें पढ़ा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में, जो कि लेवाइजर ने दिया था। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण निम्न के अनुसार होता है। इनमें से किस नियम के अनुसार कोई भी रासायनिक समीकरण संतुलित होता है। हम कोई एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल लिया हमने, N2H2 बना NH3, अमोनिया में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अब क्या ये आपको वैलेंस दिख रही है, आप यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन है 2, बट जब आप अभिक्रिया के बाद देखते हैं तब आपको नाइट्रोजन 1 दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन 3 दिखाई दे रहे हैं। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, यहाँ पे यहाँ पे 3 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बैलेंस करके देखते हैं कि बैलेंस होती है या नहीं होती। ठीक है, नीचे लिखते हैं इसको, N2 प्लस 3H2 2NH3। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नाइट्रोजन कितने हैं, 2, इस साइड भी नाइट्रोजन कितने हैं, 2। ठीक है, नाइट्रोजन तो दोनों साइड बैलेंस हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने देख पा रहे हैं, 3 और 2, 3 दूनी 6, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए। दूसरी साइड देखो, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 दूना 6,
तो कितना हुआ? इस साइड हाइड्रोजन 6, इस साइड हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन इस साइड 2 है और इस साइड भी नाइट्रोजन 2 है, मतलब दोनों साइड बैलेंस हो गए। ठीक है, अब ये क्या है? एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। ओके, यहाँ पर देखें कि जैसे आपने इसको संतुलित किया, इनके जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान कौन से द्रव्यमान की बात करें हम यहाँ पे? मोलर द्रव्यमान की। ठीक है, तो इनके जो द्रव्यमान वो भी साथ साथ में संतुलित हो जाते हैं। किस टाइप से? देखिए, जैसे हम बात करें N2 के लिए, ठीक है, एक नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 14। 2 के लिए कितना होगा? 28। तो कितना आया? 28 ग्राम्स आएगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन के लिए कितने होती है? एक, तो 2 के लिए कितनी होगी? 2, तो 2 ग्राम। टोटल कितना हुआ यहाँ पे? 30 ग्राम्स। टोटल कितना हुआ? 30 ग्राम्स। ओके, दूसरी साइड हम देखेंगे कि नाइट्रोजन के लिए कितना होगा? 14। ठीक है, एक नाइट्रोजन है ना, तो उसके लिए द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 14। दूसरा हाइड्रोजन के लिए देखेंगे, 3 हाइड्रोजन है, मतलब 3 से ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 17। तो यहाँ क्या होगा? 17 ग्राम। तो आप एक बात बताइए, इस साइड 17 है और इस साइड 30 है, और ये चीज हम पहले ही देख चुके हैं कि ये बैलेंस नहीं है, इसको हमने बाद में बैलेंस किया, मतलब इनके जो द्रव्यमान थे वो भी बैलेंस नहीं थे। दूसरे वाले में हम देखते हैं कि इसमें द्रव्यमानों में क्या चेंज आया, जब हमने इसको बैलेंस किया तो इसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन आया। फर्स्ट वाले में आप देखो, एक नाइट्रोजन के लिए कितना था? 14। 2 के लिए कितना हुआ? 28। तो ये आया 28 ग्राम्स में। हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 6, तो आ जाएगा ये 6 ग्राम। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक NH3 के लिए था एक, अगर आप वापस इसको निकालेंगे सेम 17 ग्राम से आएगा। ठीक है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 34 ग्राम्स। अब आप देखेंगे कि अगर आप इन दोनों को ऐड करें, ये कितना आएगा? 34। ठीक है, तो यहां आप देख पा रहे हैं कि अभिक्रिया के पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद दोनों साइड द्रव्यमान क्या है? सेम है। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम बैलेंस करते हैं तो उनके द्रव्यमान भी क्या होते हैं? सेम या समान हो जाते हैं, या हम बोलेंगे द्रव्यमान संरक्षित रहते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो क्या होगा? एक संतुलित रासायनिक समीकरण या एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसके अनुसार होगी? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ओके, देखेंगे स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। ये किसने दिया? सबसे पहले वो लिख लेते हैं। ये दिया था प्राउस्ट ने 1799 में, 1799 में दिया था। इस नियम के अनुसार यदि आपको कोई यौगिक दे रखा है, ठीक है, कोई यौगिक दे रखा है, तो जब भी क्या होगा, जैसे कोई भी यौगिक दे रखा है, ठीक है, किसी भी दिए गए यौगिक के लिए उसके वेट के अनुसार, उसका जो भार होगा उसके अनुसार तत्वों के अनुपात होंगे। ठीक है, और तत्वों के अनुपात हमेशा क्या रहेंगे? समान रहेंगे, चाहे उनके प्रिपरेशन मेथड कोई भी हो, उनके बनाने की विधियां कुछ भी हो, या किसी भी स्रोत से वो आए। स्रोत या बनाने की विधियों पे वो डिपेंड नहीं करता है, उनके वेट पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी? किसी भी यौगिक के लिए किसी किसी भी यौगिक के, डायरेक्ट लिखता है, किसी यौगिक के वेट या भार के अनुसार अनुसार तत्वों के अनुपात अनुपात सदैव से लिखते हैं, सदैव
समान रहते हैं, समान रहते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं? स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है, इनके अनुपात क्या रहेंगे? तत्वों के अनुपात समान रहेंगे। किसके अनुसार? इनके वेट के अनुसार। और ये किसकी बात हो रही है? किसी भी यौगिक की। तो किसी भी यौगिक के भार के अनुसार इसके जो तत्व होते हैं, इन तत्वों का अनुपात हमेशा समान रहेगा। ठीक है, समान रहते हैं। यद्यपि इनके स्रोत या हम बोले सोर्स या बनाने की विधियां इंग्लिश में लिखे तो प्रिपरेशन मेथड, तो लिखते हैं प्रिपरेशन मेथड कुछ भी हो। तो क्या बता रखा है? स्थिर या निश्चित अनुपात के नियम में क्या बताया गया है कि यदि कोई भी यौगिक हमें दे रखा है, उस यौगिक के वेट के अनुसार उसके तत्वों के अनुपात हमेशा समान रहेंगे। कोई भी तत्व है, किसी यौगिक की बात करें, उस यौगिक में जो भी तत्व है उनके अनुपात, उनका जो रेशियो है वो हमेशा समान रहेंगे, चाहे उसे हमने किसी भी सोर्स से बनाया हो, किसी भी स्रोत से बनाया हो, या फिर उसके प्रिपरेशन मेथड, उसके बनाने की विधियां कुछ भी हो, बट उनके अनुपात हमेशा समान ही रहेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे H2O देखते हैं हम। H2O हाइड्रोजन की बात करते हैं। ठीक है, यहां पे हम लेते हैं जैसे 2 ग्राम हमने लिया हाइड्रोजन। ठीक है, 2 grams ऑफ हाइड्रोजन, रेशियो 16 grams ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये लिया हमने, 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया और 16 ग्राम हमने ऑक्सीजन लिया। क्या लिखेंगे इसको? 2:16। इसको हम 1:8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1:8 भी हम लिख सकते हैं। इस तरीके से, हाँ, तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं कि एक तो 2:16 था, इसको जब हमने डिवाइड किया तब क्या वैल्यू मिली? 1/8। ठीक है, तो चाहे हम 2:16 लिखें या 1:8 लिखे, सेम ही है। इसका मतलब जो भी यौगिक था, जो भी H2O था, इसके अंदर इसके जो अलग अलग तत्व है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके अनुपात हमेशा समान रहेंगे, चाहे इनके बनाने की विधियां कुछ भी हो, चाहे ये किसी भी स्रोत से हमने प्राप्त किए हो, बट इनके रेशियो हमेशा क्या रहेंगे? समान रहेंगे, इसके अनुपात हमेशा समान रहेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं CO2 का। CO2 का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने लिया कार्बन, कितना लिया? कार्बन लेते हैं हम 12 लेते हैं। ठीक है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन अनुपात 32 ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन हमने लिया, इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 6:, और कट करके लिखेगा 2, 6, ठीक है, 3:8। तो इसको हम 3:8 भी लिख सकते हैं। तो आई होप इस एग्जांपल से आपको समझ आया हो H2O और CO2 के एग्जांपल से कि हम किस प्रकार से हम स्थिर या निश्चित अनुपात के नियम को डिफाइन करते हैं कि कोई भी यौगिक हमें दे रखा है। यहाँ हमने 2 यौगिकों का एग्जांपल लिया, एक H2O, दूसरा CO2। दोनों में ही जो तत्व थे, फर्स्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों के अनुपात ही समान थे, चाहे उन्हें किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। सेकंड वाले में क्या था? C और O, दोनों जो तत्व थे, दोनों के अनुपात ही समान थे। ठीक है, चाहे आप 12:32 लिखो या 3:8 लिखो। इतना क्लियर?
चलिए क्वेश्चन करते हैं फिर। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है कि विभिन्न तरीकों से प्राप्त कॉपर ऑक्साइड के नमूने में कॉपर व ऑक्सीजन का प्रतिशत समान पाया गया, तो इससे क्या सिद्ध होता है? अगर इनके प्रतिशत समान पाए गए, मतलब कॉपर ऑक्साइड आपको दे रखा है, ये क्या है, कोई यौगिक है और इसके अलग अलग तत्व है, कॉपर और ऑक्सीजन, दोनों के आपको परसेंट प्रतिशत समान बताए हैं। प्रतिशत समान बताए इसका मतलब क्या है, आपको इनके अनुपात समान बताए। और जब भी कोई यौगिक है, किसी यौगिक के हम वेट की बात करें, उसके वेट के अनुसार उस तत्व के अनुपात समान हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? हाँ, तो इनमें से किस नियम के अनुसार कॉपर ऑक्साइड के अंदर ये जो दो तत्व है, कॉपर और ऑक्सीजन, इन दोनों के प्रतिशत समान है। तो प्रतिशत समान है मतलब इनके अनुपात समान है, ठीक है। और अनुपात किसके अंदर समान होते हैं? स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात के नियम में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, क्या है आंसर इसका? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। किस तरीके से समझा हमने कि इनके जो प्रतिशत है वो समान है। प्रतिशत समान है मतलब इन तत्वों के अनुपात समान है, रेशियो समान है, और जो किसके अंदर समान होते हैं? स्थिर अनुपात के नियम में, या हम बोले निश्चित अनुपात के नियम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दो गैसीय सैंपल्स हैं, ठीक है, जिनका विश्लेषण किया गया, जिसमें 1.2 ग्राम कार्बन और 3.2 ग्राम ऑक्सीजन था। दूसरे में 27.3 कार्बन और 72.7% ऑक्सीजन था। सेम पीछे वाली बात, फर्स्ट में क्या है, इनका रेशियो, इनका जितना रेशियो है उतना ही इनका परसेंटेज होगा, ठीक है। इनका जो फर्स्ट नमूने दे रखे हैं, फर्स्ट जो एग्जांपल्स दे रखे हैं, इनका जितना अनुपात होगा उतना ही परसेंट वाले जो दे रखे हैं इनका अनुपात होगा। मतलब यहाँ साफ आपको दिखाई दे रहा है कौन सा नियम है, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। डायरेक्ट देख सकते, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ कैलकुलेशन करके भी देख लेते हैं साथ ही में, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। वैसे आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। फर्स्ट में क्या है, 1.2 ग्राम सीधा लिखना है, ठीक है। 1.2 ग्राम क्या है, कार्बन है, और ऑक्सीजन कितना है, 3.2। 3.2 इसको हम 12 और 32 भी लिख सकते हैं जब हमने पॉइंट्स हटाए। उसके बाद में 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 6, और ये आएगा 16, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, 3, और ये आएगा 8। तो क्या आया, 3:8, 3:8। अब जो ये परसेंटेज आपको दे रखे हैं, कौन कौन से, 27.3% और 72.7%, ये कार्बन ऑक्सीजन के लिए। सेम जैसे ऊपर हमने कार्बन लिखा, नीचे ऑक्सीजन लिखा, सेम वैसे ये परसेंट वाले लिख देंगे। और अगर इनके रेशियो सेम आ रहे हैं, रेशियो सेम मिलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम यहाँ पे लागू हो रहा है, ठीक है। लिख देते हैं, कार्बन के लिए कितना परसेंट है, 27%, और ऑक्सीजन के लिए कितना है, 72, ठीक है। 3 से डिवाइड करते हैं दोनों को, इनको 27 और 72 लिखते हैं। 3 से डिवाइड किया, 9, 12, ठीक है। 3 3 9 3 28, तो यहाँ भी क्या आया, 3:8। तो आप देख पा रहे हैं कि जितना इनका पॉइंट्स में रेशियो था, जितना इनका पॉइंट्स में अनुपात था, उतना ही इनका परसेंटेज में है।
मतलब यहाँ कौन सा नियम लग रहा है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या बोले निश्चित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के एक नमूने में निम्नलिखित प्रतिशत संरचना या सैंपल दे रखे हैं। ठीक है, जिसमें कैल्शियम कितना है? 40% है, कार्बन कितना है? 12%, ऑक्सीजन 48%। ठीक है, यदि स्थिर अनुपात का नियम, पहले ही बता दिया कि स्थिर अनुपात का नियम है, मतलब अनुपात क्या रहेगा? समान रहेगा। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम है तो किसी अन्य स्रोत से प्राप्त, अगर स्थिर अनुपात का नियम लगता है तो किसी भी स्रोत से प्राप्त हो या बनाने की विधियां कुछ भी हो, अनुपात क्या रहेगा? समान रहेगा। उसके वेट के अनुसार, जितना वेट है उसी के अनुसार उनका रेशियो रहेगा। किस नियम के अनुसार? पहले हमें दे दिया कि यहाँ पे क्या है? स्थिर अनुपात का नियम है। तो क्या होगा? किसी अन्य स्रोत से प्राप्त कैल्शियम कार्बोनेट के 4 ग्राम नमूने में कैल्शियम का वेट होगा। ये चीज हमें यहाँ पे देखनी है। उसके लिए क्या करेंगे? हम लिखते हैं कि यहाँ पे हमें किसके लिए निकालना है? कैल्शियम के लिए। कैल्शियम कितना दे रखा है? 40%। परसेंट में दे रखा है तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको 40/100 लिख लेते हैं। और द्रव्यमान कितना दे रखा है आपको? 4 ग्राम। तो द्रव्यमान के अनुसार इनके अनुपात होते हैं, तो 4 ग्राम से क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आंसर कितना आएगा? 16/10 ग्राम्स, मतलब 1.6 ग्राम। तो 1.6 ग्राम आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझ आया आपको? ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको आज की क्लास समझ आई, अच्छी लगी, तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। RNM अकेडमी ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, जहां पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच।